लोग बस देते हैं कि पढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेगी बेटियां। आप वाकई उस नारे को साबित आपने किया है। दरिंदों को तो बहुत देखा गया है, लेकिन आपने वाकई साबित किया है। तो आज आप आगे क्या करने वाली हैं? मेरा नेक्स्ट प्लान माउंट एवरेस्ट का है। किया जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। मैं माउंट एकोंकागुआ की विदाउट पोर्टर गाइड सपोर्ट के। तो अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट में, जब मेरा सेकेंड एवरेस्ट हो गया है तो मैं अभी एवरेस्ट के लिए प्लान कर रही हूँ। और अगर एवरेस्ट सक्सेसफुली हो जाता है आप सभी की दुआओं से, तो मैं फर्स्ट सिविलियन डॉक्टर बन जाऊँगी। एक्टिविटी करती थी, मैं फोटोग्राफी करती थी, मैं डांसिंग करती थी, मैं थिएटर करती थी, मुझे जो मिल जाए मैं सब कर लेती थी। मतलब ऑल इन वन है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट मतलब मुझे जो मिल जाए। फिर उन्होंने मेरी सारी स्टोरी सुनी और एट द एंड उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप एक्चुअली में कहाँ से हैं। तो मैंने जब बिहार का नाम लिया ना, तो उनका जो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा खिलता हुआ था, वो ऐसे डाउन हुआ ना, मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं बिहार। सीढ़ियां तो वो बनाते हैं जिनको केवल छत तक ही जाना होता है। सीढ़ियां तो वो बनाते हैं जिनको केवल छत तक ही जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। अगर मैं कह लूं कि हर युग में कोई ना कोई इतिहास रचता है। कभी लक्ष्मीबाई बन के रचे, चाहे झांसी की रानी बन के रचे, लेकिन रचता है। आज बिहार की आन बान शान एक ऐसी बिटिया है जो पूरे विश्व में तहलका मचाई हुई है। मैं उसके साथ हूँ और मैं पहचान नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि इनकी तौहीन हो जितेंद्र की वजह से। जितेंद्र कभी नहीं चाहेगा कि इनकी तौहीन हो। आज मेरे भारत की शान है, बिहार की नहीं मैं कहूँगा, बिहारी लोग कहते हैं, लेकिन भारत की शान, और भारत में जितेंद्र भी रहता है। पहले तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आप एक भारत के लिए अलग सोची और एक मिडिल क्लास से होके, उम्र भी बहुत कम है। लोग कहते हैं कि तजुर्बा उम्र से नहीं हालातों से होता है। आपने हालातों को देखा है और हालातों के देखते देखते लोग कहते हैं ना कि सब कुछ झेल जाएंगे लेकिन अपनी ज़िंदगी से हम खेल जाएंगे। तो ऐसे इस तरह रहा, कैसे मन में सब ख्याल आया? एग्जैक्टली मैं भी नहीं जानती थी कि मैं एक दिन माउंटेनियर बनूंगी और इस तरीके से आप मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे। एग्जैक्टली मैं नहीं जानती थी। सबसे पहले मैंने एक्चुअली अपने लाइफ में कराटे शुरू किया था 2008 में जी। और 2008 से मैं कराटे करते करते फिर मैं इंटरनेशनल प्लेयर हो गई। इंटरनेशनल प्लेयर होने के बाद मैं उसके साथ ही मैं उसमें ब्लैक बेल्ट सेकेंड डन भी हूँ। और उसके बाद फिर मैंने एनसीसी ज्वाइन किया और इट मीन्स कि जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ आई मैं सबको ग्रैब की। मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड होल्डर रही और उसके बाद फिर मैंने एयरक्राफ्ट उड़ाया एज ए को पायलट बिस्टा स्टेशन से। अच्छा। और फिर उड़ते हुए हवाई जहाज से जंप करना मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही और मैंने इसको 3 टाइम सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब डिफेंस के लोग ही कर सकते हैं, सिविलियंस अलाउड नहीं है। तो मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को। और ये बैच भी आप देख सकते हैं, ये उसी का बैच है। तो और फिर उसके बाद मैंने 2013 में माउंटेनियरिंग फील्ड में ज्वाइन किया, जो कि आप देख ही रहे हैं। एकदम बहुत अच्छा लगता है। आप बताइए, कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत अजीब हो जाता है एक गरीब घर से निकलना, एक तबके घर से निकल के आज की डेट में ऐसे ही लड़कियों पे बड़ा वार हो रहा है। बताना नहीं है किसी बात, सभी लोग, कोई अनभिज्ञ नहीं है, सभी लोग इस बात से विज्ञ हैं कि लड़कियों को कैसे कुचल दिया जाता है। नहीं चाहते हैं लोग कि लड़कियां आगे बढ़े, लेकिन उन सबको मात देकर आप आगे बढ़ी हैं। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए आन बान शान, और आप हैं। हकीकत कहा जाए, नारा लोग बस देते हैं कि पढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेगी बेटियां। आप वाकई उस नारे को साबित आपने किया है। दरिंदों को तो बहुत देखा गया है, लेकिन आपने वाकई साबित किया है। तो आज आप आगे क्या करने वाली हैं? मेरा नेक्स्ट प्लान माउंट एवरेस्ट का है। अब तक मैंने किलिमंजारो किया, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। मैं माउंट एकोंकागुआ की विदाउट पोर्टर गाइड सपोर्ट के। तो अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट में, जब मेरा सेकेंड एवरेस्ट हो गया है तो मैं अभी एवरेस्ट के लिए प्लान कर रही हूँ। और अगर एवरेस्ट सक्सेसफुली हो जाता है आप सभी की दुआओं से, तो मैं फर्स्ट सिविलियन डॉक्टर बन जाऊंगी फ्रॉम बिहार। फ्रॉम बिहार, बार बार बिहार का रहे, बिहार से मतलब कुछ ऐसा तो नहीं? ऑब्वियसली बिहार मेरी
जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, यहीं पे मैं पली हूँ, बढ़ी हूँ, तो एक मातृभूमि के लिए आता है, डेडिकेशन आता है। बिहार को लोग बड़ा बदनाम कर देते हैं। जी, यही बात है। देखिए, मैं जब 2013 उस दौरान मैं जब कराटे करने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर थी, तो मैं कराटे मैच खेलने के लिए बाहर जाती थी। तो मेरा एक इंसिडेंट है बहुत छोटा सा कि मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो एक मैम थी, उन्होंने पूछा कि सब कुछ मतलब मेरा जान के उनको बहुत खुशी हुई कि लड़की तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। और उस टाइम मैं बहुत सारे एक्टिविटी करती थी, मैं फोटोग्राफी करती थी, मैं डांसिंग करती थी, मैं थिएटर करती थी, मुझे जो मिल जाए मैं सब कर लेती थी। मतलब ऑल इन वन है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट मतलब मुझे जो मिल जाए करती थी। तो फिर उन्होंने मेरी सारी स्टोरी सुनी और एट द एंड उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप एक्चुअली में कहाँ से हैं। तो मैंने जब बिहार का नाम लिया ना, तो उनका जो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा खिलता हुआ था, वो ऐसे डाउन हुआ ना, मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं बिहार को लेकर। तो मुझे लगता है कि अगर हम बिहारी निकल के, मतलब बिहार से लोग निकल के कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, तो डेफिनेटली ये जो नेम है, एक तरीके का जो मतलब आज कहीं ना कहीं लोग ना बिहारी शब्द को एक गाली के रूप में भी देते हैं। इस चीज़ से मुझे बाय हर्ट बहुत दुख होता है कि क्यों आखिर ऐसा है। हम बिहार से हैं, तो मतलब इसमें गलती क्या है हमारी। तो इस चीज़ को बस चेंज करना है, अच्छे एग्जाम्पल के साथ कोट करना है और बिहार को पूरे देश में हर एक के बराबर में रखना है। कभी कभी बहुत काफ़ी ऐसे परिस्थितियों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। वैसे आप एक देखा जाए तो लेडीज़ हैं और लेडीज़ों को इस तरह से अगर कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं धक्का हो जाता है, कहीं ऐसा आता है, लोग गलत नज़र से देखते हैं, तमाम टीका टिप्पणी लोग करते हैं। तो ऐसा कभी देखिए, मैं एक लड़की हूँ, तो ऑब्वियसली जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे लड़कियों का इतना आगे बढ़ना और इतना ज़्यादा मतलब सोच लेना एक चैलेंजिंग रहा है। तो मैं जैसे कि जब मैं कराटे करती थी, तो वहाँ पे 150 तकरीबन लड़के रहते थे और वहाँ पे मैं एक अकेली लड़की। 150 लड़कों में अकेली आप थी? मैं अकेली लड़की थी। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा था कि पेरेंट्स आपके भेजेंगे कैसे। मतलब ऑब्वियसली सभी पेरेंट्स के लिए ये बात है, मेरे सिर्फ माँ पापा के लिए नहीं है, लेकिन मेरे माँ पापा ने काफ़ी कन्विंस होकर चीज़ों को प्रमोट किया। और मुझे बहुत दुख हुआ था जब मैं पहला मैच खेलने गई थी कराटे का, मैं कोई मेडल नहीं ले, मैं हार गई थी और मैं इतना अपसेट हुई थी। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करना। मुझे लगा था कि शायद मेरे को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि लड़की होने के नाते आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप कर सकते हैं। लड़कों में क्या है कि एक बार ही अगर आपको मिल गया, मतलब आप किसी कारण से फेल हुए ना, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है दोबारा कि हो सकता है गलती से नहीं हो पाया होगा, चलो फिर से प्रयास करेगा। लेकिन लड़की होने के नाते जब उस स्टेमिना और स्ट्रेंथ को जब प्रेजेंट करना होता है ना, और लड़की अगर नहीं कर पाए तो ये कहा जाता है कि भाई उसके बस का है ही नहीं, फिर भी करने के लिए चली आती है। कभी कभी अगर देखा जाए तो एक घर में आप बता रहे हैं, जिस तरह से आपके घर में परिवार है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हम लोग 3 बहनें हैं। जी, मैं 3 बहन हूँ, मैं मिडिल हूँ। अच्छा। और मम्मी पापा। हाँ, तो शादी किसी का नहीं हुआ? जी, अभी की नहीं हुई है। और शादी अभी करना भी नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं, फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। ठीक है, आप तो मिडिल है और आप सबका शादी करके करेंगे, मुझे ये भी पता है। इसलिए कि एक जिम्मेदार व्यक्ति ही इस तरह का सोच रख सकता है। ठीक है, मैं और आपके सिस्टर को नहीं कह सकता कि उनकी क्या है, लॉजिकल क्या है होता है, लेकिन आप एक जिम्मेदारी समझिए कि माँ बाप ने मुझे पैदा किया है तो क्यों पैदा किया है। सभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है, मैं इस धरती पे करने के लिए आया हूँ, तो क्या करने के लिए आया हूँ। अपने आप को समझना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो अपने आप को नहीं समझ पाएगा वो जिंदगी में कभी किसी को नहीं समझ पाएगा। जहाँ तक कि मेरा है, एक इंसान होने के नाते उसको खुद को सेल्फ रियलाइजेशन और मतलब खुद के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो जान सकते हैं, उनकी ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत होती है। ये तो है, सही है। शिक्षा दीक्षा अब तक कहाँ पूरा? मैंने गवर्नमेंट स्कूल से अपनी स्कूलिंग की थी और फिर उसके बाद मैं 10th के बाद 12th मैंने किया गवर्नमेंट स्कूल से ही, और फिर ग्रेजुएशन मैंने अपना पटना यूनिवर्सिटी से किया और वहीं से मैंने पीजी किया इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वाह वाह। आगे आप देश के लिए क्या करना चाह रहे हैं? जैसे होता है कि मैं देश के लिए कुछ अलग करना चाहती हूँ, क्या मुझे लगता है कि मैं देश के कोने कोने से उन लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिनके पास रिसोर्स नहीं है, किसी सामाजिक परिस्थिति में आकर दब रही हैं, या फिर
कोई एक बड़े गोल को लेने के लिए वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों से आकर के अपने गोल को डिसाइड करने में अनसक्सेसफुल हो रही हैं। तो मैं उन सारी लड़कियों से कहना चाहती हूँ, और एक एक यूथ, मतलब लड़के भी नहीं छूटते हैं मेरे में, कि लड़के भी मेरी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेते हैं। और उन सभी के लिए मेरा यही एक मैसेज है कि अगर आप कुछ डिसाइड करते हैं और उसको आप डेडिकेशन के साथ पूरा करना चाहते हैं, अपना एक स्ट्रेंथ पॉइंट बनाएं, एक वीकनेस पॉइंट बनाएं। वीकनेस पॉइंट का मतलब उसको फाड़ के और उसको फेंक दीजिए, और स्ट्रेंथ पॉइंट को अपने दिमाग में रखिए, ये मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट है, और उस चीज़ के बेसिस पे आप डेफिनेटली अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। जैसे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत मैं मिडिल घर का हूँ, तो कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो कौन सा दिन था जो बहुत काफ़ी उस दिन आप कहें कि अब मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं माँ बाप और सबके लिए बोझ बन गई हूँ अब, जैसे होता है ना, लेकिन उसको भी आपने मात दे दिया, तभी तो लोग समझेंगे क्या रहा वो दिन। एक्चुअली अभी आपके लाइफ में मैं माँ पापा के लिए कभी उस टाइप से बोझ का कुछ कभी फील नहीं हुआ, लेकिन एक है कि जिस पैशन को मैं फॉलो कर रही हूँ, माउंटेनियरिंग, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वन और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, क्योंकि इसमें डेथ भी होता है, लोग बहुत कुछ खो देते हैं, मरने से डरती नहीं है। मैं एक्चुअली, मुझे एक दो बार फील हुआ है ना, तो मुझे समझ आता है कि ये बहुत टफ है। कभी कभी लगता है, फिर लगता है ठीक है, जब जाना होगा तब चले जाएंगे। हाँ, मतलब ये है ही है, ये एक मतलब लाइफ की ट्रुथ है। जब आपको जाना होगा आप जाएंगे ही, चाहे कितना भी अपना सब कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट ले या अपना मेंटेन करें, फिर भी आपको जाना ही है। तो ज़िंदगी में इस पृथ्वी पे रहने के लिए कोई आया नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पैशन को फॉलो करने में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे कि मेरे एवरेस्ट के लिए ही 35 लाख की ज़रूरत है। तो इतना बड़ा अमाउंट, और मैं एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो इतना बड़ा कुछ सोचना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है कि आखिर 35 लाख मैं कहाँ से लाऊं इस एवरेस्ट के लिए। अगर मैं एक बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती और मुझे मेरी गवर्नमेंट सपोर्ट करती, तो मैं शायद 2016 में ही यंगेस्ट वन बन जाती, इंडिया की यंगेस्ट वन। लेकिन ये मेरे लिए मतलब बैड लक रहा कि मुझे ना तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, और बैड लक कि मैं बहुत अच्छे फैमिली से भी बिलोंग नहीं करती हूँ इकोनॉमिकली। तो इतना बड़ा अमाउंट मैं तभी भी नहीं जुगाड़ कर पाई थी, और आज जब 2022 में आ चुकी हूँ, तभी भी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। बट एक उम्मीद है, बिहार की जनता से उम्मीद है कि शायद सपोर्ट आएगा और अच्छा होगा। नहीं, आप जिस पावदान पे कदम रखी है, मैं भी चाहूँगा, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको ज़रूरी हेल्प करने की आवश्यकता है। अगर आप जैसे को लोग हेल्प नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहने में शर्म आएगी, जहाँ तक लगता है। और आप जैसे बिटिया को अगर जो सपोर्ट नहीं करेगा, तो उस घर की बेटी और बेटे में बहुत का वो हो जाएगा, तौहीन होगा, उस बेटी का तौहीन होगा कि एक मिडिल क्लास से निकल के इतनी सोच बड़ी रखने वाली, अपने लिए नहीं पूरे भारत के लिए जो आप सोच रखी हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक अलग पहचान बताएगा कि नहीं कोई थी। मुझे भी बहुत खुशी होती है प्रेजेंट करते हुए, जब मैं बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में या फिर बिहार से बाहर स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल में जाती हूँ और बच्चों से मिलती हूँ, और उनके गोल को डिसाइड करने में या फिर उनको एक बोलते हैं ना, थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत होती है। अगर थोड़ा सा किसी को पुश कर देना, तो वो उन सबके पास पंख है और सबके पास टैलेंट है। मतलब किसी को बस थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, मेंटली कीजिए या फिर इकोनॉमिकली कीजिए। मैं तो मेंटली करती हूँ, तो मेंटली सपोर्ट से वो अपने पंखों से उड़ान भर लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ हैं जिसमें कि मेरे पास आते रहते हैं कि मैं आपका मोटिवेशनल स्पीच वहाँ सुना था, वहाँ सुनी थी, तो मैं वहीं आपके क्लास में मिली थी। कुछ मतलब ऐसे ऐसे स्टोरीज़ कि मैं शादी करने वाली थी, मैंने अपना 2 महीने के बाद मेरी शादी होनी थी, सब कुछ बुक हो गया था, फिर भी मैं डिसाइड की उस दिन कि नहीं, मुझे शादी रोकनी है और इस बार अटेम्प्ट लेना है। उस बंदी ने अटेम्प्ट लिया सेम ईयर, और वो क्वालिफाई कर गई और जॉब भी कर रही हैं और शादीशुदा भी हो गई। तो मतलब बहुत सारे स्टोरी जुड़ते। कुछ लोग ऑपरेशन के टाइम में भी मुझे याद करते हैं कि जब वो लड़की उतना टफेस्ट चैलेंज झेल सकती है, तो ये ऑपरेशन कौन सी बड़ी चीज़ है। क्योंकि ऑपरेशन के टाइम लोगों को बहुत ऑपरेशन होने से पहले का जो डर है ना, वो जाता नहीं है, और मुझे भी एक्चुअली बहुत डर लगता है। तो एक इंसिडेंट था, एक मेरी जूनियर थी, उसकी ऑपरेशन होनी थी उसके ईयर की,
तो हम लोग बस मिले, मैंने पूछा कैसा रहा ऑपरेशन, डर नहीं लगा? मुझे तो बहुत डर लगता है। उसने क्या दी, मैं तो आप ही को याद करके मतलब सारा टेंशन ही हटाए जा रही थी और आराम से ऑपरेशन करा लिया। तो मतलब चीज़ें जुड़ रही है मेरे साथ। अच्छा, इसमें क्या कौन ऐसा रहा जिसका बहुत काफ़ी श्रेय रहा, हाथ रहा, जिससे मैं आप आगे बढ़ी? होता है ना कि कोई रहा या फिर अपने ने सही सब कुछ कर ली? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि मैं आज जहाँ हूँ अपनी वजह से हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि मुझे बिहार के हर एक स्टूडेंट ने अपने पॉकेट मनी से मुझे यहाँ खड़ा किया है। अगर मैं आज आपके सामने बैठी हूँ तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिहार में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और सबका प्यार विश्वास मुझे बहुत सारा मिला है, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। अच्छा, मतलब पूरा बिहार सपोर्ट आपको जी किया है। जी जी, मुझे धन्य है बिहार और बिहार के लोग कि ऐसे बिटिया को आगे बढ़ाएं। आगे मैं लास्ट में सवाल करना चाहूँगा कि कभी कभी बेटियों को यूं दबा दिया जाता है जैसे पौधे को दबा दिया जाता है, जी जी पनपने नहीं दिया जाता है। जी। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, अभी जो सोसाइटी की थिंकिंग है थोड़ा सा बेटियों को लेकर, जैसे कि मान लीजिए 2-3 बेटी अगर आपको हो जाए तो बेटे की ख्वाहिश जाती नहीं है जी। और बेटा 5-6 भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चीज़ें अभी काफ़ी कुछ बदल रही है, एजुकेशन आ रहा है धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि जब आपकी बेटी और बेटे में एक्चुअली में किस लेवल का डिफरेंस है। आज एक बेटी जैसे मतलब मैं देखती हूँ कि जैसे मैं ही इस चीज़ को अचीव करी हूँ। इतना टफेस्ट फील्ड है, बहुत सारे लड़के इस चीज़ को करने में डर जाते हैं, तो आखिर कहाँ का अंतर रह गया? तो मैं उन सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, बेटी हो या बेटा, आपको किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और सबको ज़िंदगी जीने की मतलब फ्री जो बोलते हैं ना, उनको पूरा अवसर दिया जाए। हाँ, सही जी, बात जी। है। कभी पौधे को दबाया नहीं जा जी, सकता। जी, जो जी। पौधा दब जाएगा वो दबा का दबा ही रह जाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो दबी हुई लड़कियां भी हैं, मैं उनसे भी कहूँगी कि आपको शायद थोड़ा खुलने की ज़रूरत है, थोड़ा आगे आने की ज़रूरत है, अपने लिए करने की ज़रूरत है। जब आप खुद नहीं करेंगे तो अगला हाँ। कैसे करेगा? आपने किया है तभी तो लोग सपोर्ट किया है। आप जी। न करती? मैं नहीं करती तो मुझे क्यों लोग सपोर्ट करते? जैसे क्या है कि पटना यूनिवर्सिटी में मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक बस बात कर रही हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी में किसी भी सोलो कैंडिडेट के लिए मतलब उनको स्पॉन्सर नहीं किया जाता था। लेकिन मुझे जब ये बात पता चली, मैंने भी अपना प्रपोजल दिया था कि मुझे किलिमंजारो जाना है, तो मुझे मेरी फ़ाइल वापस कर दी गई। बोला गया कि नहीं, जो यहाँ से किसी को भी सोलो प्रोविज़न है ही नहीं कि हम आपको देंगे। मैंने पता किया सारे यूनिवर्सिटीज़ में ऑल ओवर इंडिया में क्या कंडीशन है, तो मुझे पता चला कि हाँ उधर तो प्रोविज़न है, देन पटना यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं है? मेरे पास ये एक क्वेश्चन मार्क था। उस क्वेश्चन मार्क को मैं एक्चुअली एज ए कराटे प्लेयर मैं एक इंडिविजुअल का वैल्यू समझती हूँ कि एक इंडिविजुअल कैसे फेस करता है चीज़ों को। तो मुझे लगा कि मेरी प्रोफाइल में शायद वैसी कोई खास कमी नहीं है, जी, जी, जी। जहाँ तक एक बेहतर प्रोफाइल है। जी। तो अगर मैं इस प्रोफाइल के साथ नहीं लड़ सकती तो आखिर और कौन से स्टूडेंट आएंगे आगे जो कि इस प्रोफाइल के साथ लड़ेंगे? जी। तो फिर मुझे ज़्यादा नहीं 2-2.5 साल लगे और आज पटना यूनिवर्सिटी के कोई भी कैंडिडेट अपने लिए अपने आप को नेशनल प्रेजेंट करना चाहते हो या इंटरनेशनल प्रेजेंट करना चाहते हो, उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है पटना यूनिवर्सिटी में। वाह। तो 35 लाख का अब तक उसमें कभी किसी के सामने रखी है कि नहीं मुझे 35 लाख की आवश्यकता है? 35 लाख के लिए तो मैं सबसे पहले अपने CMO में, उसके बाद मैं PMO भी गई, मैं सेंट्रल लेवल पे भी गई। तो वहाँ पे एक बात मुझे कहा गया कि अगर आपका अनुशंसा स्टेट गवर्नमेंट करती है तो डेफिनेटली वी विल कंट्रीब्यूट, मतलब हम लोग करेंगे कुछ। तो अभी क्या है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट को एक टोकन अमाउंट निकालने की ज़रूरत है, तब शायद सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट में आ जाए। लेकिन अभी हमारे जो CM हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, तो उनका भी तो कोई रिस्पांस नहीं आया है। और अदरवाइज़ मैं अलग अलग जगह पे कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे PSUs की सारी कंपनीज़ मैं वहाँ पे अप्लाई की हूँ। और बेसिकली मैं डिपेंडेंट हूँ बिहार की जनता के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है अभी तक, कुछ भी नहीं। आपके वीडियो के थ्रू में भी पहुँच जाए तो मेरे लिए सौभाग्य की मैं बात कह रहा हूँ, होगी। कभी जितेंद्र किसी के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता है,
लेकिन भारत की बिटिया के लिए मैं कह रहा हूँ कि इनका अकाउंट नंबर और गूगल पे जो भी ये चलाती होंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और आप वहाँ से जाके विजिट करके और इनको हेल्प करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के लिए एक ऐसी बिटियां हैं जो भारत के लिए लड़ना, खुद के लिए नहीं जीना, किसी और के लिए जीना, और भारत में ऐसे ऐसे बिटियां हमेशा इतिहास रची है। मैं हमेशा चाहूँगा, और आप अपना अकाउंट नंबर दीजिएगा, गूगल पे दीजिएगा। मैं चाहूँगा जो भी, ज़रूरी नहीं है कि जो लगता है, जो आपको लगता है Exactly. जी, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ दे दीजिए, नहीं, ठीक बस है ना? आपके छोटे छोटे से सहयोग से हो जाएगा। हाँ, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। चलिए, आज यूट्यूब चैनल मेरे जोश एक्सप्रेस पे आके कैसा लगा आपको? मैं तो सबसे पहले मैं खुद धन्य हो गई कि आप आ गए। सीरियसली मैं बहुत खुश हुई थी जब आपने मुझे कॉल किया था, एंड आई वाज सो हैप्पी कि आप मेरी इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। मैं तो मतलब मेरे लिए शॉकिंग था। अरे। तो आपके प्लेटफॉर्म से मुझे आना मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ तक लाने में रितेश जी का हाथ है। रितेश जी हमारे सामने बैठे हैं, और रितेश जी को भी मैं धन्यवाद बोलूंगी कि उन्होंने आप जैसे लोगों से मुझे कांटेक्ट कराया। बिहार में अगर बढ़ाने वाला है तो रितेश जी हैं। आप तक मिलाने वाले हैं तो रितेश जी हैं, कहीं ना कहीं लगता है। अब बहुत रितेश जी काफी अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं और काफी हेल्पफुल पर्सनालिटी हैं। तो मैं फोन किया तो आपने कहा कि नहीं मैं आपको जानती हूँ, तो बड़ा अजीब लगा कि अरे आप मुझे जानती है। ऑब्वियसली आपको पूरा भारत जानता है, मतलब इसमें कोई मुझे नहीं पता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह से जैसे आप जैसे लोग जानते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया है। बिल्कुल सफल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आपने जो कीमती समय दिया है, जितेंद्र आपका आभार प्रकट करता है और लोगों से हमेशा आपके लिए हौसला अफजाई के लिए कामना करेगा, और जो आपकी जरूरत है उसे पूरा करने का भी इसमें कोशिश किया जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।